Hello friends, today's topic is towards a sustainable future and the outlines are global interdependence, international cooperation, sustainable development, role of NGOs, technology that sustain, some alternate technology, role of biotechnology in achieving global food security, applications of biotechnology and the potential of biotechnology in sustaining agriculture. Future economic development and quality of life crucially depends on the natural resource base and quality of the environment, that is the quality of land, water and air. किसी भी कंट्री की अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उसके जो सिटीजन्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो वो पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है और एनवायरनमेंट की क्वालिटी क्या है, लैंड की क्वालिटी क्या है, वाटर रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या है, एयर की क्वालिटी क्या है. डिस्ट्रक्शन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज indiscriminately may arise the short term growth rate and living standards of the people, but will have adverse effect on long term future growth and the quality of life of the future generations. अगर हम आज ओवर एक्सप्लॉयटेशंस करेंगे अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, हमको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं और कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो अगर हम आज उन नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम इनडिस्क्रिमिनेटली कर रहे हैं कि विदाउट थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन, और हमारा जो गोल है वो शॉर्ट टर्म गोल है. ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए तो ठीक है, चलो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म फ्यूचर ग्रोथ के लिए इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे. The future generation will have smaller natural resource base and poor quality of environment. It is therefore necessary that while deciding about growth, environmental issues should be given priority. अगर हम आज इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतनी हम ग्रोथ कर रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे और जो उस समय एनवायरनमेंट की क्वालिटी होगी वो भी बहुत पुअर क्वालिटी होगी. इसीलिए ये बहुत ही नेसेसरी है कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द लॉस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल रिसोर्सेज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल preparing estimates of growth and well-being of the people. तो ये एक एग्जाम्पल है. Now, sustainable development is the organizing principle for sustaining finite resources necessary to provide for the needs of future generations of the life on the प्लानेट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे है कि हमारे पास जितने अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं या रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हम किस तरह से जुडिशियस यूज करें या वाइज यूज करें जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन के पास भी इनफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल रहें. इट इज अ प्रोसेस दैट envisions a desirable future state for human societies in which living conditions and resource use continue to meet human needs without undermining the integrity, stability and beauty of natural biotic system. So there is only one planet Earth and we all share it, which is why international coalition is important. If the entire world does not join together to work towards a sustainable future, we will all fail in saving the environment and society. जो ग्लोबल जो पूरा वर्ल्ड है, अगर वो एक साथ नहीं आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए, तो हमारे पास आगे आने वाले 10 साल, 15 साल या 25 साल के बाद एक थ्रेट क्रिएट हो जाएगा. थ्रेट किस तरह का थ्रेट होगा? वो एनवायरनमेंट के लिए भी थ्रेट होगा और एक सोसाइटी के लिए भी थ्रेट होगा. भारतीय सभ्यता में कॉन्सेप्ट है वासुदेव कुटुंबकम. उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस की हम बात करेंगे. तो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस मीन्स म्यूचुअल डिपेंडेंस एट एन इंटरनेशनल लेवल. एक पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है, हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कमोडिटीज़ के लिए, सर्विसेज के लिए,
टेक्नोलॉजी के लिए। वन कंट्री डिपेंड्स ऑन अनदर कंट्री फॉर समथिंग एंड दैट कंट्री में डिपेंड ऑन अनदर कंट्री विच इवेंचुअली क्रिएट्स ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जापान सेल्स कार टू द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपोर्ट्स high technology to Saudi Arabia and Saudi Arabia exports oil to Japan। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी कंट्री हैं, यहाँ पे जापान हो, यूएसए हो या सऊदी अरेबिया हो, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। कंट्रीज में बी डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अब जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है या कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, एनर्जी के लिए, मिनरल्स के लिए, फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन डेब्ट। ये जो चीजें हैं या कमोडिटीज हैं, इनके ऊपर सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब हम यहाँ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस को 2 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस और एनवायरमेंटल ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। इकोनॉमिक ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। So in a economic system, the participants are dependent on other for the product by they cannot produce efficiently for themselves। अब इकोनॉमिक ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस में क्या होता है कि कुछ ऐसे देश होते हैं जो सारे प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप, वो किसी ना किसी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंड दिस फिजिकल इंटरडिपेंडेंस implies corresponding linkage in the demands for product and the incomes of the participants। So certain commodities such as oil have created a global interdependence between countries that produce the precious commodity and those that need it। एक बहुत ही important example है ऑयल का, कि ऑयल सारे कंट्रीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ कंट्रीज हैं, कुछ गल्फ के कंट्रीज हैं जिनकी मोनोपोली है ऑयल प्रोडक्शन में, उनके ऊपर और दूसरे जो कंट्रीज हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। द ग्लोबल इकोनॉमी इज नाउ अ डेज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम लिंकिंग पीपल एंड प्लेसेस थ्रू द ट्रेड एंड फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। ग्लोबल इकोनॉमी में हम कौन कौन सी चीजों का एक्सचेंज करते हैं? गुड्स का करते हैं, सर्विसेज का करते हैं, इंफॉर्मेशन का करते हैं। सिंस द 1950s द स्कोप एंड रीच ऑफ national economy expanded, leading to an increase in the number of exports produced for trade। So there are several elements that are responsible for the expansion of the global economy during the past several decades, such as new information technologies, reduction of transportation costs, the formation of economic blocs such as North American Free Trade Association, that is NAFTA, and the reforms implemented by states and financial organizations in the 1980 aims at liberalizing the world economy। अब यहाँ पर हम इंटरकनेक्शन देखते हैं कि ये जो इंटरडिपेंडेंस है वो किन किन चीजों के ऊपर होता है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज लिंकिंग प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, ट्रेड and consumption। As national economies becomes increasingly integrated through global trade, the economic growth of any given nation becomes increasingly dependent upon the economic welfare of its trade partner। जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगी या एक्सपैंड होगी, तो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के ट्रेड पार्टनर भी बन जाते हैं। सिंस 1950 द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट हैज जंप्ड फ्रॉम $3.8 ट्रिलियन टू 18.9 ट्रिलियन, अ नियर बाय 5-fold इंक्रीज। 1950 से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट 5 times इंक्रीज हो गई है, एंड वी हैव कंज्यूम मोर ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल कैपिटल इन इट्स ब्रीफ पीरियड देन ड्यूरिंग द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिस्टर्बिंग आवर एनवायरमेंट मोर एंड फास्टर। ग्लोबलाइजेशन इज एक्सिलरेटिंग एंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल डिक्लाइन। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे ही जो एनवायरमेंट है वो डिक्लाइन हो रहा है। एनवायरमेंटल ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज द मेजर टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ लाइफ being enjoyed by the people of a country। The countries which were termed as developed have large economies that flourished by exploiting not only their own natural resources but also
of other countries which were called underdeveloped or developing. तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम कुछ टाइम पहले बात करते तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस की बात होती थी, और इसमें ये एक चीज बहुत ही फेमस थी कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनकी इकोनॉमी लार्ज होती है तो वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट करते हैं, पर वो और दूसरी कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करते हैं जो अंडर डेवलप्ड होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. हाउएवर बाय 1970s people started realizing that economic growth alone was not sufficient for ensuring a good quality of life. तो अब लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही सफिशिएंट नहीं है एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए. Serious environmental problems like air and water pollution, ozone layer depletion and issues of waste management could not be ignored in the name of development. तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी धीरे धीरे, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो भी धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि इन प्रॉब्लम्स का भी हमको सोल्यूशन चाहिए. एयर पोल्यूशन क्रिएटेड बाय अ नेशन स्प्रेडिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज, द वे रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड एंड द एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉयड, it is easy to see that our future generations will be worse off than we are. जिस तरह से रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा था, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, इससे सीधे सीधे हमें ये पता चल जा रहा था कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए शायद कुछ अच्छा नहीं बचेगा, जो भी होगा वो वर्स होगा. द प्रेजेंट पाथ ऑफ डेवलपमेंट वॉज द सीन एज इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स. तो अब लोगों ने ये रियलाइज किया कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हम अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को इग्नोर कर रहे हैं. The earth has enough for man's need but not for his greed. Presently, the way economic growth is taking place, it only promotes consumerization. A large variety of goods are produced every day and packaged elaborately. We are not only end up buying a lot of unnecessary things but also huge amount of foam, cardboard, plastics to be disposed of. Global environmental health, the shared responsibility of nations. Now, global environmental health may be defined as research, education, training and research translation directed at health problems that are related to environmental exposures and transcend national boundaries, with a goal of improving health for all people by reducing the environmental exposure that lead to avoidable diseases, disabilities and death. WHO defines environmental health as all the physical, chemical and biological factors external to a person and all the related factors impacting behaviors. WHO ने environmental health की एक definition दी है कि all the physical, chemical and biological factors जो किसी के लिए भी एक्सटर्नल सोर्स होते हैं एंड ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स इम्पैक्टिंग बिहेवियर, और भी जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को या एनवायरनमेंट के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं. एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए हम वो सारे फैक्टर्स जो किसी की भी हेल्थ को पोटेंशियली अफेक्ट करते हैं उसको असेसमेंट उसका करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंड इट इज टारगेटेड टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग डिजीज एंड क्रिएटिंग हेल्थ सपोर्टिव एनवायरनमेंट. So this definition excludes behavior not related to environment as well as behavior related to the social and culture, environment and genetics. अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोग्राम के 3 गोल्स हैं. फर्स्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ रिसर्च, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन सॉलिड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोजर and their effects. It includes global research on health effects and exposure assessment, increase in scientific knowledge and understanding of both adverse and beneficial health effects from environmental conditions, with special emphasis on effects on population in low and middle income countries. Public health को हम कैसे improve कर सकते हैं? रिसर्च के थ्रू, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. सेकेंड इज ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ ट्रांसलेशन, advances in scientific knowledge translated into information that leaders, decision makers and individuals can understand
and used to inform the design and implementation of health protection and promotion action. Second goal में यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो scientific knowledge में जो advancement हो रहा है उसको हम एक certain way में अपने leaders के through या decision makers के through या individuals के through उसको हम spread करें, promote करें. Third is global environmental health scientific capacity to improve the ability of countries around the world to study and solve their specific environmental health problem. थर्ड गोल में यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हमारे जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डिजीजेस होती हैं, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट अलग होता है, तो हम वहाँ पर उन डिजीजेस की स्टडी करें और जो उनसे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें. दिस इज डन बाय सपोर्टिंग द ट्रेनिंग ऑफ इंटरनेशनल साइंटिस्ट, पार्टनरिंग विद इंस्टीट्यूशंस इन अदर कंट्रीज टू शेयर एक्सपर्टाइज एंड मैक्सिमाइज रिसोर्सेज and working to improve the scientific knowledge base in other countries by disseminating scientific information on environmental health where the burden of environmental disease is great. तो यहाँ पर हम जो भी हमारे पास available information है उसको हम एक्सचेंज करके एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं और एक दूसरे को हम बेनिफिट भी दे सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड एंड एड एज वेज ऑफ रिड्यूसिंग वर्ल्ड इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटी इज इमर्जिंग as a central issues for the development agenda and the establishment of the sustainable development goals. जब हम sustainable development goals की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ न कुछ inequalities जो होती हैं वो ट्रेड के थ्रू या एक दूसरे को जो लोग मॉनेटरी हेल्प करते हैं, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री को मॉनेटरी हेल्प करता है, तो इससे इनइक्वालिटीज धीरे धीरे रिड्यूस हो सकती हैं. इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ कॉज इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी. जब इनइक्वालिटी होगी इनकम में या वेल्थ में तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी होगी, a range of health and social problems and create a roadblock to the adoption of pre-environmental strategies and behavior. Inequalities की वजह से economic instability हो सकती है, social problems हो सकती हैं, जो environment strategies हैं जो उनको हमें adopt करना है तो उसमें कुछ obstacles आ सकते हैं. Social and economic inequalities tear the social fabric, undermine social cohesion and prevent nations, communities and individuals from flourishing. सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से जो बीच में एक कह सकते हैं कि जो एक सोशल फैब्रिक होता है, जो दो कंट्री के बीच में रिलेशंस होते हैं, कम्युनिटीज के बीच में रिलेशंस होते हैं, वो धीरे धीरे हो सकता है कि वो और ज़्यादा बढ़ जाएं. ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज. Usually developed countries export valuable manufactured goods such as electronics and cars and import cheaper primary products such as tea and coffee. Trade एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो एक्सचेंज होता है गुड्स का, सर्विसेज का, डेवलप्ड कंट्रीज अपने वैल्यूएबल गुड्स को जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कार हैं, उनको वो एक्सपोर्ट करते हैं और टी, कॉफी जैसी चीजों को वो कम प्राइस में इंपोर्ट करते हैं. इन डेवलपिंग कंट्रीज द ऑपोजिट इज ट्रू. इसका मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज की परचेजिंग पावर बहुत कम होती है और उनके लिए उनके डेब्ट से निकलना या पॉवर्टी से बचना बहुत मुश्किल होता है. द प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स फ्लक्चुएट्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट. वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज लूज आउट व्हेन द प्राइस ड्रॉप्स बट दे बेनिफिट व्हेन इट राइजेस. This instability makes it difficult to plan improvement either locally on farms or in wider terms government. तो ये जो इनइक्वालिटी या फ्लक्चुएशंस हैं प्राइमरी प्रोडक्ट के प्राइस में, इससे जो वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट भी होता है और उनको लॉस भी होता है. दिस बेनिफिट्स developed countries as they have a stable income and can plan improvements accordingly. More than half of the world trade takes place between just 8 countries known as G8. जो मैक्सिमम ट्रेड है वर्ल्ड का वो सिर्फ G8 कंट्रीज जिसमें 8 कंट्रीज आते हैं उनके बीच में होता है. द G8 includes some of the world's wealthiest and most industrialized countries. Increasing trade and reducing their trade deficit is essential for the development of developing countries. Causes of inequality in trade. Sometimes developed countries impose tariffs on imports. कभी कभी developed countries imports के ऊपर
टैरिफ्स लगा देते हैं, एंड टैरिफ्स आर टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स विच मेक्स फॉरेन गुड्स मोर एक्सपेंसिव टू द कंज्यूमर। और इन टैक्सेस की वजह से, इन टैरिफ्स की वजह से जो गुड्स होते हैं, जो फॉरेन गुड्स होते हैं, वो कंज्यूमर के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। समटाइम्स डेवलप्ड कंट्रीज इम्पोज कोटाज ऑन इम्पोर्ट्स। कभी कभी डेवलप्ड कंट्रीज इम्पोर्ट्स के ऊपर कुछ कोटा इम्पोज कर देते हैं। कोटा क्या होते हैं? दीज आर द लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड एंड यूजुअली वर्क इन द डेवलप्ड कंट्रीज फेवर। ये डेवलप्ड कंट्रीज का ही फेवर करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नंबर है, जो भी गुड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं इम्पोर्ट हो रही हैं, उनका नंबर वो लिमिट कर देते हैं। एड इंक्लूड्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ शेयर ऑफ इनॉर्मस ग्लोबल वेल्थ टू कंट्रीज एंड पीपल वेयर इट कैन मेक अ ग्रेट डिफरेंस, दस रिड्यूसिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी। अब एड या जो इंटरनेशनल हेल्प होती हैं वो ग्लोबल वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, तो इससे जो ग्लोबल इनइक्वालिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। So there are ways in which resources can be mobilized through the smart use of development cooperation to help state reduce socio-economic inequalities, finance policies that enable more people to benefit from inclusive economic growth, and provide public services such as education. In 1970, the world's rich countries agreed to give 0.7% of their gross national income as official international development aid annually. 1970 में जो वर्ल्ड के रिच कंट्रीज हैं वो इस बात पर एग्री हो गए कि वो अपनी टोटल ग्रॉस नेशनल इनकम का 0.7% इंटरनेशनल डेवलपमेंट हेल्प के लिए या एड के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Since that time, billions have certainly been given each year, but rarely have the rich nations actually met their promised target. उसके बाद से जो रिच कंट्रीज़ हैं, रिच नेशंस हैं, उन्होंने जो पुअर कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको हेल्प देनी शुरू की। फॉर एग्जाम्पल, द US is often the largest donor in dollar terms, but ranks amongst the lowest in terms of meeting the shared 0.7% target. Furthermore, aid has often come with a price of its own for the developing nations. Developed countries, developing countries को help तो करते हैं, पर वो अपनी conditions पर developing countries या poor countries को help करते हैं। Common criticism of foreign aid includes the following. अब क्या क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स या नेगेटिव साइड हैं जो फॉरेन एड देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्रीज, उसके criticisms क्या क्या हैं? Most aid does not actually go to the poorest who would need it the most. जो एड होती है वो एक्चुअली पुअर कंट्रीज के पास नहीं जा पाती है जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एड इज़ ऑफन वेस्टेड इन कंडीशंस दैट द रेसिपिएंट मस्ट यूज ओवर प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डोनर कंट्रीज। अब यहाँ पे जो डोनर कंट्रीज हैं, अगर वो किसी रिसिपिएंट कंट्री को या पुअर कंट्री को कुछ एड दे रहे हैं तो अपने गुड्स के प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। एड अमाउंट्स आर ड्राफ्टेड बाय रिच कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म दैट डिनाइज मार्केट एक्सेस फॉर पुअर कंट्रीज प्रोडक्ट्स, while rich nations use aid as a lever to open poor countries' market to their products. Large projects or massive grand strategies often fail to help the vulnerable. In the rich developed countries, income inequality is related to indicators of health and social well-being. Very large income differences within countries are damaging. Greater inequality is related to worse population health. अब जो जितनी ज़्यादा inequality होगी उतनी ज़्यादा population की health भी खराब होगी. Studies show that life expectancy is longer and mortality is lower in more equal societies. Studies हमें ये बताते हैं rates of infant mortality, mental illness and obesity are 2 to 4 times higher in both developing and developed countries. HIV infection prevalence rises with inequality. Inequality weighs human capital and human potential. Greater equality is linked to economic progress and stability.
तो यहाँ पर एक कंपैरिजन है इन इक्वेलिटी, अगर डेवलप कंट्रीज में है या डेवलपिंग कंट्रीज में है, और इक्वेलिटी, इनके बीच में एक कंपैरिजन है. इन इक्वेलिटी ड्राइव्स स्टेटस कंपटीशन विच ड्राइव्स पर्सनल डेब्ट एंड कंज्यूमरिज्म, and consumerism is a major threat to sustainability. Stronger community life in more equal societies also means that people are more willing to act for common good. They recycle more, spend more on foreign aid, and score higher on the global peace index. Income differences can be reduced via redistribution through taxes and benefits. Tax is crucial. The amount of money lost by developing countries to tax havens exceeds all international development aid. This is not only increases global inequality but also means that a higher proportion of public expenditure has to be funded by taxpayers in lower income groups. So reducing inequality is the most important step which countries can take to increase population well-being. In the developing and emerging economies, both greater equality and improvements in standard of living are needed for population to flourish.